देखो, पहले हम समझेंगे क्या कि हम ज्योग्राफी को कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, वी हैव अ ज्योग्राफी इन विच पार्ट्स कौन कौन से हैं ज्योग्राफी के अंदर। वेट, हम ज्योग्राफी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जिससे ना हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर हम ज्योग्राफी को किस तरीके से और कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेट, हाँ, अब ज्योग्राफी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ज्योग्राफी, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं। वैसे हमें पता है ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी वर्ड है जियो प्लस ग्राफ्स के मतलब यानी कि भूमि का वर्णन। ज्योग्राफी हमारे पास दो है, यानी कि एक है आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे आप बोलते हो भौतिक भूगोल, हिंदी में बोले तो भौतिक भूगोल। ठीक है, और आपके पास है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी बोले तो मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल जो आपके पास ह्यूमन ज्योग्राफी है। भौतिक में भी हम क्या पढ़ते हैं बेटा, एक तो हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा भारत का भौतिक भूगोल, इसमें भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कहाँ हिमालय रेंज है, कहाँ नदियां बहती हैं, कहाँ पे क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली, अगर मैं आपसे एनसीईआरटी की बात करूं तो 11th की एनसीईआरटी में दो एनसीईआरटी हैं आपके पास। एक पृथ्वी का उत्पत्ति विकास वाली पृथ्वी का भूगोल है, और दूसरा भारत का भूगोल है। मानव भूगोल जो होता है आपका, एक होता है मानव भूगोल, ठीक है, ओनली मानव भूगोल। एक होता है मानव अर्थव्यवस्था भूगोल, मतलब मानव आर्थिक भूगोल के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, अलग से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से बेसिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि भूमि की आकृति, भूमि की जो चीजें हैं उसको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए हो जाता है। तो अब कहाँ से शुरू करें, हम पहले शुरू करेंगे पृथ्वी से। कहाँ से शुरू करेंगे, पृथ्वी से शुरू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को समझना। अगर हमें पृथ्वी समझ में आ रही है तो जाहिर सी बात है भारत भी पृथ्वी का ही हिस्सा है, वो भी हमें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इसमें करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति नेब्यूलर परिकल्पना के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति बाइनरी सिद्धांत के बारे में, बिग बैंग थ्योरी और जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने समझना है पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। अगर बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की, तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने 4.54 अरब वर्ष यानी कि 4.54 अरब वर्ष पहले हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पहले सिद्धांत किसने दिया था, नेब्यूलर परिकल्पना संशोधित, और दूसरी आई थी संशोधित नेब्यूलर परिकल्पना। संशोधित मतलब इसी परिकल्पना को दोबारा से कुछ और ढंग से लिखा गया, बताया गया। साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक और सिद्धांत आया जिसका नाम था बाइनरी सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी थी। आधुनिक बोले तो मॉडर्न जो थ्योरी दी गई थी वो कौन सी थी, वो बिग बैंग थ्योरी थी, स्टार फॉर्मेशन की, ठीक है, ये वाली थ्योरी थी। प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरी थी कि भाई बिग बैंग थ्योरी हुई तो हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, उन्होंने इसमें बताया। स्टार फॉर्मेशन थ्योरी में बताया कि स्टार्स कैसे बने, है ना। प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरी में बताया कि भाई प्लैनेट किस तरीके से बनाए गए, ठीक है। अब पृथ्वी का विकास इस तरीके से हमारा हुआ, और हमने विकास में और क्या पढ़ा, विकास में ये पढ़ा ना कि सिर्फ हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, बल्कि पृथ्वी के ऊपर विकास हुआ है किसका, स्थल मंडल का, वायुमंडल का, जल मंडल का, इनका निर्माण आखिर कैसे हुआ है, ये हमने इन थ्योरी, इन परिचयों से और इन परिकल्पनाओं से वर्णित किया है, ठीक है। पृथ्वी के विकास के साथ जीवन कैसे अस्तित्व में आया, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग, देखो पृथ्वी की उत्पत्ति तो कितनी बताई गई है, पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई है 4.54 अरब वर्ष पहले, है ना, अरब वर्ष पहले बताई गई है। पर वहीं पे बात करें बेटा, क्या उस टाइम पर हमारा जीवन आ गया था पृथ्वी पर, तो ऐसा नहीं है, लाइफ नहीं आई थी। तो 3.5 अरब वर्ष पहले क्या हुई थी हमारी लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ का मतलब होता है हम लोग, जीवन जीने वाले लोग जो है जीव हैं, ठीक है, वो लोग, उन लोगों के लिए ये इन्वायरमेंटल यहाँ पर आया या नहीं आया। हमें कैसा इन्वायरमेंटल चाहिए भाई, हमें कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, हमें इन्वायरमेंट चाहिए कैसा कि जहाँ पर ऑक्सीजन हो, पेड़ पौधे हो, है ना, पानी हो, हमारे लिए बिल्कुल रहने योग्य ज़मीन हो,
है ना। इस तरीके का जीवन जो आया था वो पृथ्वी पर आया था 3.5। होप सो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का गहन विश्लेषण अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा कि भाई 4.54 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के ऐसे अनोखे गुण हैं जिनकी वजह से इस पर जीवन संभव है। यह बाकी ग्रहों से अलग है क्योंकि यह जीवन का समर्थन करता है, इसलिए इसकी उत्पत्ति को समझना महत्वपूर्ण है। शुरू में अगर देखें तो धूल और गैसों का एक बड़ा बादल था, इसके बाद विकसित हुआ कि धीरे धीरे अपना रूप बदलता गया। तो कहा गया छोटे छोटे धूल के कण से एक बादल बना था, और ये बादल जो था सर्कुलर मोशन में घूमता गया और धीरे धीरे क्या हो गया, अलग अलग ग्रहों में ये विकसित हो गया, अलग अलग ग्रहों में ये विकसित हो गया, माना गया ऐसा। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति पे आता है कि अच्छा ब्रह्मांड की, पृथ्वी की तो ठीक है, पर पहले ब्रह्मांड बना होगा ना, ब्रह्मांड का हिस्सा तो पृथ्वी है। तो ब्रह्मांड शब्द का तात्पर्य है पदार्थ और अंतरिक्ष से है। ठीक है, तो जो मौजूद में भौतिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि हैं। ठीक है, गैर भौतिक जैसे प्रकाश हो गया, यानी कहने का मतलब ब्रह्मांड का जैसे हम सोचते तो हमारे दिमाग में आता है सूरज है ना, सूरज के आसपास ये ग्रह हैं और ये ग्रह क्या कर रहे हैं, सूरज के आसपास ये चक्कर लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, ब्रह्मांड का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ब्रह्मांड का मतलब दोनों चीजें हैं, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। यानी कि जैसे कि प्रकाश हो गया, वो भी प्रकाश क्या होता है, लाइट, वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जितने भी हैं ये सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही तो क्या बनते होंगे, एटम्स बनते होंगे, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते होंगे, मॉलिक्यूल से क्या बनता होगा, मैटर बनता होगा। जैसे कि मैटर से क्या बनता है, फिर मैटर से ग्रह बनते हैं, है ना। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो बिग बैंग थ्योरी जो थी कब हुई थी, 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। कहती है जो हमने पीछे पढ़ा था ये बादल है, ठीक है, इसमें ना इस बादल में क्या हुआ, ये जो बादल था इसमें बहुत गंदे तरीके से क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ठीक है, और इस विस्फोट ने क्या करा, अलग अलग क्या कर दिया, ग्रहों को बिखेर दिया। ठीक है, तो इस विस्फोट के कारण क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। यही ग्रह आगे जाके कुछ तारे बन गए, है ना, तो कुछ ग्रह बन गए। ठीक है, और कुछ क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए। ठीक है, और इसी तरीके से ये सारी चीजें हो गई, क्या इनमें तब्दील हो गई। अब आती है कि आखिर इसमें फैक्चुअल चीजें, चलो ये तो हमने देख लिया, पढ़ लिया, बट फैक्चुअल चीजें क्या है। हमारे दार्शनिक कौन होते हैं भाई, जिन्होंने इसे पीएचडी कर रखी है, हमारे दार्शनिक क्या कहते हैं इस बारे में, हमारे दार्शनिक क्या कहते हैं, है ना, हम ये भी तो जानेंगे। तो दार्शनिक जैसे एक नेबुलर परिकल्पना देते हैं इम्यूनल कांट सबसे पहले। ठीक है, कौन देते हैं, ये याद रखना बच्चे, कौन देते हैं, इम्यूनल कांट। ठीक है, ये कहते हैं नेबुलर परिकल्पना के बारे में। भाई ये कौन थे, ये जर्मन दार्शनिक थे। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या है ये सुनते हैं। इन्होंने कहा है कि सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या इन्होंने बताई है। अब ये सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है, सूर्य और सभी ये ग्रह धूल और गैस का एक विशाल बादल से उत्पन्न हुए हैं, जिसे नेबुला कहा गया। इन्होंने कहा था धूल और गैस का एक विशाल बादल है और इससे क्या हुए हैं, ये ग्रह उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये जब इसमें विस्फोट हुआ है तो इससे क्या बने हैं, ये ग्रह बन गए। ठीक है, और यह बादल किसी कारण से ढह गया, जो संभवतः तारों का सुपर नोवा तरंगों से गुजरने के कारण हुआ और धूल गैस एक साथ इकट्ठा होने लगे तो सूर्य ग्रह का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा वैसे तो ये जो थे सब धूल गैस बिखर गए तो अलग अलग ग्रह और तारों का निर्माण हुआ, पर कहीं पर धूल गैस जो थे एक साथ इकट्ठे हो गए तो वहां पे क्या बन गया, वहां पे इनका सन बन गया। वहां पे क्या बन गया, वहां पे इनका सन बन गया। पर ऐसा था, अब इस तरीके से ये पूरी तरीके से तो नहीं बता पाए, तो इसीलिए इसके बाद आते हैं इनकी बातों में संशोधन लाने वाले, जो पुनः अध्ययन किया। ठीक है, नेबुलर परिकल्पना का पुनः अध्ययन किया किसने, लैपलेस ने। 1796 में प्यारे लैपलेस ने इसे संशोधन किया। नेबुलर डिस्क मॉडल भी कहा जाता है इसको। इसमें कहा गया है कि नेबुला से जो पदार्थ निकला है केंद्र में एकत्र हुआ है। इन्होंने कहा कि भाई ये जो नेबुला थी, यानी कि जो धूल का वो था गोला, इसमें जो पदार्थ था वो सेंट्रल में जाके बस गया और इससे क्या हुआ बेटा, इस सेंट्रल में जाने के बसने से इसमें सन का यानी कि सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक है, और केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल था, इसके अधिक धूल और गैसों को खींचा, क्योंकि केंद्र के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल था, इसने सबको खींचा और सूरज का निर्माण कर दिया। ठीक है,
इसके अलावा सूर्य के चारों ओर प्रोटोप्लेनरी डिस्क का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पदार्थ जमा होने यहाँ निर्माण हुआ और बुध, शुक्र, पृथ्वी, स्थल ये डिस्क के केंद्र के पास बने थे और लोहा और निकल जैसी धातुओं के घटक थे। ये याद रखना, लोहा और निकल जैसी धातुओं के ये ग्रह जो थे ये घटक थे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये धातुएं पाई जाती थी। बृहस्पति, नेपच्यून जो थे वो ठंडे किनारों पर बने हुए थे। शनि और बृहस्पति और नेपच्यून, ठीक है, ये जो थे ये ठंडे किनारों पर बने हुए थे, ठीक है, ये याद रखना। तो ये किसने करा भाई? इसको कहा लैपलेस ने। किसने कहा? लैपलेस ने बोला कि भाई ये जो इम्यूनल कांट ने बोला है इसने सही तो बोला है, पर भाई एक्चुअल में क्या हुआ था, जो धूल का गोला था उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण था बल, और उस गुरुत्वाकर्षण बल ने क्या करा, अपने आगे मतलब आसपास के धूल कणों को एकत्र किया और सूर्य का निर्माण कर दिया। अब इन दोनों के बाद एक और थ्योरी आती है जिसका नाम था बाइनरी सिद्धांत, ठीक है। इसे किसने दिया था? प्लेनेटेसिमल परिकल्पना भी कहा जाता है इसे। चैम्बरलेन और मोल्टन द्वारा ये 1900 में दिया गया था, ठीक है, 1900 में दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ था कि एक तारा सूर्य से टकराया, मतलब ये सन है, ठीक है, ये सन यानी सूर्य है, और कोई तारा है, ये सूर्य से क्या हुआ, टकराया, और कुछ पदार्थ जैसे कुछ पदार्थ सूर्य से टूटकर अलग हो गया, ठीक है, और अलग हो गया, तारे के दूर चले जाने के बाद अलग हुए पदार्थ धीरे धीरे ग्रह बन गए। अब ये जो पदार्थ थे ये घूमने लगे, ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ग्रहों का निर्माण बना लिया मतलब। तो ये किसने बोला? चैम्बरलेन ने और मोल्टन ने बोला, ठीक है। इसके बाद आती है एक और थ्योरी जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है बेटा ये क्या कहती है? हाँ, इस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये अलग थ्योरी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले कौन सा पढ़ा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, गहन का विश्लेषण। फिर पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर पढ़ा हमने कि किस प्रकार से हमारी नेबुलर परिकल्पना किसने दी? दार्शनिक इम्यूनल कांट ने दी। इसका संशोधन किसने किया? लैपलेस ने किया। इसके बाद दी थी बाइनरी सिद्धांत, वो किसने दिए? चैम्बरलेन और मोल्टन ने। अब आते हैं किसमें? बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। इसका विकास एक आधुनिक सिद्धांत था। ये 1920 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें कहा गया कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तृत हो रहा है और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का सारा पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित हो रहा है। ऐसा बोला गया इस थ्योरी के अंदर कि जितना भी ब्रह्मांड है उसमें जितने भी पदार्थ है वो पृथ्वी के केंद्र में, क्या हमारी जो नीली नीली पृथ्वी है ना, इसके केंद्र में जाके ये सारे पदार्थ क्या हो रहे हैं बेटा? इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जगह घेरता था और तापमान घनत्व बहुत अधिक था इसका, और 13.7 यानी कि 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद परमाणु बने, धीरे धीरे ऊर्जा पदार्थ में बदल गई, ठीक है। एक अलग विस्फोट हुआ और धीरे धीरे जो ऊर्जा थी इसने पदार्थ का रूप ले लिया, समझ गए। फिर आती है आपके बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारे ग्रहों का आखिर निर्माण किस प्रकार से हुआ। ग्रहों के निर्माण में 3 चरण थे। पहला चरण नेबुला में गैसों के ढेर और गुरुत्वाकर्षण बल के ने कोर को चारों ओर से गैसों के डिस्क बनाई। दूसरा चरण था पदार्थ संघनित हो गए, छोटे छोटे गोल आकार पिंडों में जो पदार्थ थे वो क्या हो गए बेटा? संघनित हो गए, संघनित पिघल गए, ठीक है। और क्या हुआ? छोटे छोटे आकार के पिंडों में बदल गए, जिसे हमने क्या बोला? प्लेनेटेसिमल्स कहा गया, ठीक है। तीसरा क्या था? ये जो पदार्थ थे ग्रह छोटे छोटे टुकड़ों में बड़े पिंडों का निर्माण किया। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों ने यहाँ से पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए और इन छोटे छोटे टुकड़ों ने क्या करा? एक बड़े ग्रह का निर्माण किया, समझ गए। इसी प्रकार से बिग बैंग थ्योरी की वजह से क्या हुआ? पहले विस्फोट हुआ बादल का, फिर उसमें से पदार्थ एक जगह संघनित होने लग गए, बिखर गए, उसके बाद वो छोटे छोटे पदार्थ ने एक बड़ा पदार्थ बना दिया, ठीक है। देन आती है आपकी पृथ्वी का विकास आखिर हुआ कैसे। ये चट्टानी और बंजर थी। हमारी पृथ्वी शुरुआत में कैसी थी? बहुत गर्म थी, चट्टानी थी, बंजर थी। पृथ्वी पर वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, ठीक है। कुछ समय बाद स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का भी निर्माण हुआ। स्थलमंडल आखिर कैसे होना? तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने लगा क्योंकि घनत्व बढ़ गया। अब घनत्व बढ़ने लगा तो भाई तापमान भी क्या हो गया? बढ़ने लगा। अब पृथ्वी के केंद्र से पदार्थ अलग होने लगे।
ठीक है, पृथ्वी का जो केंद्र था उससे पदार्थ अलग होने लगे, जिससे उच्च घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए, जबकि हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह की ओर चले गए। अब क्या हुआ बेटा, जो पृथ्वी थी, ठीक है, उसके केंद्र में क्या हुआ, उसके केंद्र में भारी भारी पदार्थ चले गए और जिसके बिल्कुल कोना था उसमें हल्के हल्के पदार्थ चले गए। इसी प्रकार से पृथ्वी की 3 परतें बनी। क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे तो भारी पदार्थ आ गए, है ना, यहाँ तो हल्के आ गए और यहाँ भारी आ गए, तो एक लेयर तो ये बन गई, ठीक है, और दूसरी लेयर उनकी ये बन गई, ठीक है, ये बन गई, और तीसरी लेयर उनकी ये बन गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, 3 लेयर आ गई पृथ्वी की। कौन कौन सी लेयर आ गई, 3। पहली आ गई आपकी कौन सी, पहली आ गई आपकी सबसे ऊपर कौन सी थी, परपटी, ठीक है, 3 परतें, क्रस्ट, मेंटल, ठीक है, और ये आ गई आपकी, ये कौन सी है, ये आपकी है कोर, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोले तो क्रोड भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी ये पूरी, ये कौन सी है, ये मेंटल है, ठीक है, जिसे हमने मेंटल कहा। और ये क्या है, परपटी है, परपटी भी कहते हैं और क्रस्ट भी कहते हैं। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड को कहते हैं कोर, ठीक है, और मेंटल को मेंटल ही कहते हैं। तो ये 3 परतों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ भाई, बताया था, उच्च तापमान वाले पदार्थ जो थे पृथ्वी पर केंद्र में चले गए और उसमें क्या हो गया, एक जो पृथ्वी की सतह थी उस पर एक लेयर बनाने लग गए, लेयर से इसका जो आंतरिक भाग है और जो लेयर का हिस्सा है वो अलग हो गया, जिससे क्या हुआ, जिससे कि पृथ्वी की 3 परतें बन गई। कौन कौन सी, नंबर 1 सबसे ऊपर परपटी, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोले तो क्रस्ट, दूसरी मेंटल, इंग्लिश में बोले तो मेंटल ही रहती है, और तीसरी आपकी क्रोड, जिसे आप इंग्लिश में बोले तो कोर हो जाती है। डन, कंप्लीट। आगे आ जाओ। अब पृथ्वी पे वातावरण कैसे बना। प्रथम चरण, सौर हवा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जैसी गैसें उड़ा दी गई, मतलब गैसों का उड़ा दिया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस जो थी वो उड़ने लगी और पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत गर्म था। जैसे जैसे ठंडा होने लगा जल वाष्प हुआ, तो जल वाष्प के कारण कार्बन डाई, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पृथ्वी के अंदरूनी भाग से निकली और वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और कौन सी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, ठीक है, और अमोनिया, NH3 जैसी गैसों का निर्माण हुआ। और इन गैसों से मिलकर किसका निर्माण हुआ, इन गैसों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है, समझ। तीसरा चरण था, जीवित जीवों द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी गई। जब पृथ्वी पर जीवन आया, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी छोड़ी गई, और जब ऑक्सीजन छोड़ी गई तो क्या हुआ, वायुमंडल में एक और गैस मिली, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आता है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। एक मिनट। तो जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, हमने पढ़ा था 3.5 है ना अरब वर्ष पहले हुई थी। तो जीवन का पहला रूप क्या था। अगर बात किया जाए जीवित प्राणी में कौन आया, देखो जीवित तो हम जैव के लिए तो 2 चीजों को जानते हैं हमारी पृथ्वी पर, क्या, एक तो हम हो गए जीव जंतु में तो इंसान भी आ गए और जानवर भी आ गए, ठीक है, और दूसरा हो गया आपके पादप। पादप कौन होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। तो पहले कौन आया, हम या ये, तो ये आए, ये तो कौन से ही आए, हमने 12th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसके अंदर फंजाई है, अलगी है। तो शैवाल क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में अलगी बोलते हैं। तो शैवाल में सबसे पहले कौन आया, नीला शैवाल हमारे यहाँ आया। कौन आया, नीला शैवाल धरती पर आया जीव के रूप में, ठीक है। तो नीला शैवाल को अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, और इसको सियानोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, तो ये याद रखना। तो कौन आया सबसे पहले, नीला शैवाल आया, ऐसे ब्लू ग्रीन अलगी और सियानोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, लिख लो इसको। हो सकता है कभी भी बीच में से क्वेश्चन आ जाए या ये स्टेटमेंट में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन अलगी या सियानोबैक्टीरिया कहा जाता है नीले शैवाल को, ठीक है, और ये सबसे पहले हमारे धरती पे जीवन के रूप में आया, ठीक है, जीवन सबसे पहले इसी का ही आया, ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने ऐसे अणु बनाए जो गुणा करके जीवित रूपों में बदल सकते थे। देखो अब जीव आ गया,
ठीक है। ये जलीय जीव है क्योंकि जल में ही पाया जाता है ब्लू ग्रीन अलगी, है ना। जो शैवाल होते हैं वो जल में ही तो पाया जाता है। अब भाई हमने सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा है ना, या फिर हमने क्रॉस पढ़ा है मेंडेलीव का 11th-12th में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अणु होते हैं वो गुणा करके क्या करते हैं, अलग अलग डीएनए बनाते हैं, अलग अलग हेरिडिटी बनाते हैं। तो उन्होंने अलग अलग रूपों में, जीवित रूपों में अलग अलग उनकी क्या हुई, वो बदलने लग गई। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़े थोड़ा सा। तो भाई पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने, दोबारा से रिवाइज कर लो। नेबुलर परिकल्पना किसने दी, कांट ने दी, है ना। और इसकी संशोधित सिद्धांत किसने दिया, लैपलेस ने दिया। आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा। पृथ्वी शुरू में कठोर थी, चट्टानी थी, बंजर थी, धीरे धीरे इसने अपनी 3 परतें विकसित करी। कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल और कोर पढ़ी थी हमने। ये भी परपट्टी बोलते हैं क्रस्ट को हिंदी में, भूपरपट्टी। पृथ्वी के वायुमंडल में शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी। जब जीवित रूपों में प्रकाश संश्लेषण किया तो वायुमंडल में ऑक्सीजन भी हो गई। जीवित बोले तो नीला शैवाल जो था भाई, ये भी तो क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो ऑक्सीजन भी आ गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। फिर उसके बाद पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ नीले शैवाल के साथ में। देन कंप्लीट योर चैप्टर।